आज है 14 नवंबर 2021। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो स्टॉक मार्केट की जेन्युइन इन्फॉर्मेशन पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। HDFC बैंक के बारे में बात करेंगे। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए एक बेहतरीन स्टॉक है। इस स्टॉक की क्वालिटी में किसी भी तरह का कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। इसके अलावा ये HDFC ग्रुप का स्टॉक है, जो कि भारत में एक बेहतरीन ग्रुप है। HDFC ग्रुप की कई कंपनियां लिस्टेड है, जैसे कि एक HDFC बैंक तो है, उसके अलावा एक HDFC है, HDFC एसेट मैनेजमेंट कंपनी है, HDFC लाइफ है। तो HDFC बैंक एक बेहतरीन स्टॉक है जो निफ्टी 50 का स्टॉक है, और निफ्टी 50 में भी HDFC बैंक का भी अच्छा वेटेज है। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में इस स्टॉक ने काफ़ी अच्छे रिटर्न दिए हैं और आगे भी काफ़ी अच्छे पोटेंशियल है। मार्केट में ऐसी कई सारी स्क्रिप्ट है स्टॉक्स है जो HDFC बैंक से भी अच्छे रिटर्न देने का पोटेंशियल रखती है, लेकिन उनको बाई करने के बाद में आपको उन स्टॉक्स को रोज ट्रैक करना पड़ेगा अपने पोर्टफोलियो के अंदर कि उन स्टॉक्स की पोजीशन क्या है। लेकिन HDFC बैंक एक ऐसा स्टॉक है जिसको बाई करने के बाद आपको रोज उसका प्राइस ट्रैक करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि स्टॉक की क्वालिटी इतनी अच्छी है कि इस स्टॉक में कभी भी कोई बहुत बड़ी गिरावट नहीं होती है। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए आप इस स्टॉक को कंसीडर कर सकते हैं। इस स्टॉक में प्रमोटर्स के पास में 25.83% का स्टेक है। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट की बात करें, जैसे FIIs और DIIs की, उन दोनों के पास मिला करके 60% के ऊपर की हिस्सेदारी है। इसका मतलब कि इस स्टॉक में इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट बहुत ही स्ट्रांग है, जो कि बहुत अच्छी बात है। इस स्टॉक में गवर्नमेंट के पास भी 0.16% की हिस्सेदारी है और पब्लिक के पास में सिर्फ 13.25% का स्टेक है। तो आप देख सकते हो कि इस स्टॉक के अंदर इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट जैसे कि FIIs और DIIs के पास में 60% के अबाव की हिस्सेदारी है। तो बहुत ही स्ट्रांग हिस्सेदारी इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट की इस स्टॉक के अंदर है। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न काफ़ी स्ट्रांग नज़र आता है। ये स्टॉक इतना कंसिस्टेंट परफॉर्मर रहा है, ये तो हमको इसका प्रॉफिट एंड लॉस देखने से ही पता चल जाएगा। आप अगर रेवेन्यू की बात करते हैं तो मार्च 2010 में इसके रेवेन्यू थे 16,173 करोड़। मार्च 2011 में इसके रेवेन्यू थे 19,928 करोड़। मार्च 2012 में इसके रेवेन्यू थे 27,874 करोड़। मार्च 2013 में इसके रेवेन्यू थे 35,065 करोड़। आप देख सकते हो कि इसके रेवेन्यू कितने अच्छे से इंक्रीज हो रहे हैं। और उसी तरह से आगे के सालों में 41,136 करोड़, 48,470 करोड़, 60,221 करोड़, 69,306 करोड़, 80,241 करोड़, 98,972 करोड़, 1,14,813 करोड़, 1,20,858 करोड़। आप देख सकते हो कि इस बैंक का रेवेन्यू ईयर ऑन ईयर बेसिस पर कितना अच्छा ग्रो होते गया। किसी भी बैंक का जो मेन इनकम का सोर्स होता है वो इंटरेस्ट होता है। जो लोन बैठती है उस लोन पर बैंक को इंटरेस्ट आता है, और इंटरेस्ट बैंक को एक महत्वपूर्ण इनकम का सोर्स होता है। तो आप देख सकते हो कि मार्च 2010 में बैंक को इंटरेस्ट मिला था 7,786 करोड़। मार्च 2011 में 9,385 करोड़। मार्च 2012 में 14,990 करोड़। मार्च 2013 में 9,254 करोड़। आप देख सकते हो कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पर इंटरेस्ट कितने अच्छे से ग्रो होती गई। फिर 22,653 करोड़, 26,074 करोड़, 32,630 करोड़, 36,167 करोड़, 40,146 करोड़, 50,729 करोड़, 58,626 करोड़, 55,979 करोड़। आप देख सकते हो कि बैंक का इंटरेस्ट इनकम कितना मजबूती से ग्रो होते गया। उसी तरह से जब हम नेट प्रॉफिट की बात करें तो मार्च 2010 में जो नेट प्रॉफिट था वो 2,949 करोड़ था, जो 2010 में इंक्रीज होकर 3,926 करोड़ हुआ।
फिर मार्च 2012 में इंक्रीज होकर 5167 करोड़ हुआ। फिर मार्च 2013 में इंक्रीज होकर 6726 करोड़ हुआ और आगे के सालों में 8478 करोड़, 10216 करोड़, 12296 करोड़, 14550 करोड़, 17587 करोड़, 21078 करोड़, 26257 करोड़, 31117 करोड़। आप देख सकते हो कि बैंक का नेट प्रॉफिट ईयर ऑन ईयर बेसिस पर कितना इंक्रीज होते गया। जो हमने इसका PLN देखा उससे ही हमको पता चलता है कि इस स्टॉक का जो बिजनेस है, बैंक का जो बिजनेस है, उसमें कितनी एफिशिएंसी रही है, कितनी क्वालिटी रही है, कंसिस्टेंसी रही है और एक लगातार परफॉर्मर रहा है। और इसीलिए निफ्टी 50 में प्राइवेट बैंकों में ये स्टॉक नंबर 1 पहले भी था, आज भी है और आगे भी रहेगा। और प्राइवेट बैंकों में हमेशा इन्वेस्टमेंट पर्पस से नंबर 1 की चॉइस रहा है और आगे भी रहेगा। आप देख सकते हो कि इस स्टॉक का मार्केट कैप 8,60,270 करोड़ है। तो एक बहुत बड़ा लार्ज कैप का बैंक है और प्राइवेट बैंकों में सबसे ज़्यादा मार्केट कैपिटलाइजेशन इसी बैंक का है, HDFC बैंक का। और निफ्टी 50 के अंदर भी एक अच्छा वेटेज रखता है कि जिसके गिरने से निफ्टी 50 भी इफेक्टेड होता है और जिसके बढ़ने से निफ्टी 50 भी इफेक्टेड होता है। तो निफ्टी 50 का दिशा इस स्टॉक से भी तय होता है जैसे रिलायंस और TCS से तय होता है। इस स्टॉक का करेंट प्राइस यहाँ पर 1553 है, 52 वीक लो 1342 है, जबकि 52 वीक हाई 1725 का है। प्राइस टू अर्निंग रेशियो 25.70 है, बुक वैल्यू 368 का है, डिविडेंड यील्ड 0.42% का है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 6.22% का है, रिटर्न ऑन इक्विटी 16.60% का है, जो कि बैंकिंग सेक्टर के लिहाज से काफ़ी अच्छा माना जाता है और फेस वैल्यू 1 रुपये का है। तो फाइनेंशियल पैरामीटर्स पर एक शानदार कंपनी है। आप स्क्रीन पर देख सकते हो कि इस स्टॉक का 52 वीक हाई 1725 का है, जबकि इस स्टॉक का करेंट मार्केट प्राइस 1554 का है। यानी कि इस स्टॉक में लगभग 10% की तो अपने हाई से गिरावट हुई है। इस स्टॉक में कोई बहुत ज़्यादा गिरावट के साथ में हमको ये स्टॉक मिले उसकी उम्मीद हम कम ही कर सकते हैं। तो ऐसे स्टॉक में थोड़ी थोड़ी गिरावट के साथ में माल उठाते रहना चाहिए, या हमारे पास में जब पैसा हो और हमको इन्वेस्टमेंट करना हो तो उस समय भी हम इस स्टॉक में बाई कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हम गिरावट का इंतज़ार करें। ऐसे स्टॉक जब हमारे पास में इन्वेस्टमेंट हो, इन्वेस्टमेंट करने के लिए पैसा हो तब ले लेना चाहिए, क्योंकि स्टॉक इतना बेहतरीन है कि कोई बहुत बड़ी गिरावट इस स्टॉक के अंदर हम उम्मीद नहीं कर सकते हैं। और इस स्टॉक में जो लास्ट ट्रेडिंग डे था उस दिन 80.85% की डिलीवरी उठाई गई, जो कि अपने आप में इस बात का प्रूफ है कि इस स्टॉक में अच्छी खासी डिलीवरी उठाई जा रही है और अपने हाई से लगभग जो 10% डाउन चल रहा है उसको इन्वेस्टर एक अपॉर्चुनिटी मान रहे हैं कि बाई करके लॉन्ग टर्म में एक अच्छा खासा वेल्थ क्रिएट हो सके। तो HDFC बैंक एक बेहतरीन स्टॉक है जिसका करेंट मार्केट प्राइस 1554 का है और अपने हाई से 10% गिरा हुआ है। कंपनी ने कंसिस्टेंट रिटर्न दिया है और एक बेहतरीन ग्रुप को बिलोंग करता है। निफ्टी 50 में अच्छा वेटेज रखने वाला स्टॉक है। तो लॉन्ग टर्म के लिए आप इस स्टॉक में प्ले कर सकते हो, जितना मर्जी हो उतना इस स्टॉक में आप क्वांटिटी ले सकते हो। वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।